दावे कितने भी कर ले, विकसित भारत की हालत क्या है हमें सभी को पता है। अगर ये विकसित का भारत का नारा चलता था तो ये 240 तक रुक नहीं जाते थे, और 240 भी फर्जी आंकड़ा है। मतलब कम से कम 80 सीटें तो उसमें 5 करोड़ वोट्स बढ़ाकर उन्होंने हासिल की है। तो ऐसी सूरत में नीति आयोग किस तरह से नीति रखेगा? संघ में अंदरूनी बहुत तनाव है इस सरकार को लेके। ऐसे चलते ये सरकार कब तक चलेगी ये पता नहीं। नीति आयोग जो मतलब प्लानिंग कमीशन हटाकर इन्होंने जो लाया, और अभी मेक इन इंडिया का 5 ईयर प्लान बनाने जा रहे हैं, तो ये फिर से वो प्लानिंग कमीशन की तहत ही 5 साल का प्लान बनाने जा रहे हैं। ऐसे में फिर से ये देखना होगा कि ये क्या करेंगे। जी, मुझे लगता है कि विपक्ष डेफिनेटली ये नैरेटिव बना रहा है। सदन में भी, संसद के अंदर भी जो हमने देखा पिछले सत्र में भी और इस बजट के सत्र में भी जो देखने को मिल रहा है। देखिए, ओम बिरला मतलब लोकसभा के अध्यक्ष है या भाजपा के प्रवक्ता है? सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन जिस स्टेट से होता है, उस स्टेट को उसका जीएसटी का जो कंट्रीब्यूशन वापस मिलना चाहिए वो भी समय पर नहीं मिल पाता। मानसिकता जो है आरएसएस की, वो एरोगेंस ऑफ इंफीरियरिटी की है। उनमें ये बहुत बड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि इस देश के आजादी के आंदोलन में हम कहीं नहीं थे, और इस देश के निर्माण में भी हमारा कोई योगदान नहीं है। नमस्कार, आदाब, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डीबी लाइव। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। लगातार आप ये देख रहे हैं कि बजट पेश होने के बाद पार्लियामेंट के दोनों सेशंस में ही इसको लेकर चर्चा हो रही है। वाद विवाद का पूरा एक दौर चल रहा है, और पूरी तरह जो आप सियासत देख रहे हैं वो किस लेवल की हो रही है वो आप सबके सामने है। इस सबके बीच नीति आयोग की बैठक भी होने जा रही है, गवर्निंग काउंसिल की, जिसको हेड करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसे में विपक्ष के जो तमाम नेता हैं, जहां जहां उनकी सरकारें हैं, उन सब ने लगभग इस मीटिंग का बहिष्कार किया है। ममता बनर्जी दिल्ली आई, दिल्ली में आकर उन्होंने मीडिया से वो मुखातिब हुई, मीडिया से उन्होंने बात की और जमकर वो मौजूदा सरकार पर बरसी हैं। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर यह कहा है कि बंगाल को बांटने की बात जो कही गई है वो दरअसल देश को बांटने की बात है। उन्होंने कहा कि एक नेता कहते हैं कि बंगाल को बांट दिया जाए, दूसरे नेता कहते हैं कि बिहार, झारखंड और आसाम को बांट दिया जाए। ये दरअसल देश को बांटना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने यह कहा कि वो नीति आयोग की इस बैठक में शामिल होकर इन तमाम मुद्दों को उठाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सूरज बंगाल में पूरी तरीके से डूब गया है, और आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के जो चुनाव है, ये भी भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, और वो अपनी अंदरूनी लड़ाई की वजह से ही उनकी सरकार गिर जाएगी। ये कहना है, ये दावा किया है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी जमकर बरसी, और इसके अलावा आपको पता है तमाम जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, उन तमाम राज्यों के, ज्यादातर राज्यों के जो मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने नीति आयोग की इस बैठक का बहिष्कार किया है, जिसको प्रधानमंत्री चेयर करते हैं। उसमें कहा गया है विकसित भारत, इसका एजेंडा रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको पता है कि बजट सेशन के दौरान लगातार विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि अपनी दो बैसाखियों यानी कि टीडीपी और जेडीयू को खुश करने के लिए तमाम जितने और दूसरे राज्य हैं, खासतौर पर जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं, उन सबकी अनदेखी की गई है। ये सरकार बचाओ, कुर्सी बचाओ बजट है। इसमें किसी वर्ग का ख्याल नहीं रखा गया है, ये जन विरोधी है। उसके अलावा आप ये भी देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भी अभी यहाँ पर दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली और योगी आदित्यनाथ के बीच में जिस तरह से ठनी हुई है, वो सब भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। टीडीपी और जेडीयू को जो खुश करने के लिए तमाम तरह के जो कॉम्प्रोमाइजेस किए जा रहे हैं, वो भी आपके सामने है। सवाल ये उठ रहा है कि अभी राजनीति पूरे देश की किस तरफ आके खड़ी हो गई है। जो एक अकेला सब पे भारी की बात करते थे, जो 56 इंच की बात करते थे, अभी वो रोते हुए क्यों नजर आते हैं? वो संरक्षण मांगते हुए क्यों नजर आते हैं? वो ये कहते हुए क्यों नजर आते हैं कि 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री का गला घोटा गया? और आपने देखा था कि अमित शाह कैसे स्पेशल सत्र में संरक्षण मांग रहे थे ओम बिरला से, अध्यक्ष से। तो ये पूरी की पूरी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसकी जो पॉलिटिक्स है, 56 इंच की, एक अकेला सब पे भारी की, ये सब क्या बदलती हुई नजर आ रही है। नीति आयोग में हम क्या होता हुआ देखेंगे, और नीति आयोग में अगर ममता बनर्जी जा रही हैं तो वो क्यों जा रही हैं, और अभी देश की सियासत किस तरफ आके खड़ी हुई है, आगे आने वाले चुनाव
जो 3 राज्यों के होने जा रहे हैं, हो सकता है जम्मू कश्मीर के भी हों, और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है? इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। स्क्रीन पर मेहमान को ले आइए। आप जाना माना चेहरा है, निरंजन टकली जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एक जाने माने पत्रकार हैं, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है, एक राइटर भी है वो। उन्होंने हु किल्ड जज लोया नाम की एक किताब लिखी है, जो आप सबको पढ़नी चाहिए और जानना चाहिए कि आखिर हु किल्ड जज लोया। बहुत बहुत स्वागत है निरंजन जी आपका कार्यक्रम में, जी और शुक्रिया थैंक यू, समय देने शुक्रिया के लिए। शुक्रिया सबसे पहला बहुत बहुत। सवाल मेरा जी सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये निरंजन जी, कि आप लगातार प्रोसीडिंग्स देख रहे हैं, लोकसभा की और राज्यसभा की भी। बजट पेश किया गया, ये कहा गया विपक्ष की पार्टियों की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, जन विरोधी बजट है, यहाँ पर 2 बैसाखियों का ख्याल रखा गया है और तमाम जितने भी राज्य हैं उनकी अनदेखी की गई है। उसके बाद अब नीति आयोग की बैठक है, और नीति आयोग की इस बैठक में जो तमाम विपक्षी दलों की जहां सरकार है, उन सब ने इसका बाइकआउट किया है। ममता बनर्जी इसमें शामिल होने जा रही हैं। ममता बनर्जी ने जिस तरह की बातें कही हैं कि ये सरकार अपनी ही अंदरूनी विरोध से घिर जाएगी, ये देश को बांट रहे हैं, ये राज्यों को बांटने की बात कर रहे हैं, और इन तमाम मामलों को नीति आयोग की बैठक में उठाने जा रही है। आप इस पूरी सियासत को कैसे देखते हैं और कहाँ जाता हुआ देखते हैं? जी मैं भी यही सोचता हूँ कि अंदरूनी जो पूरा कॉन्ट्राडिक्शंस है उनमें, उसकी वजह से ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। जैसे आपने कहा कि बजट में सिर्फ ये आंध्र विहार बजट जैसा रह गया, क्योंकि वो 2 बैसाखियाँ लेकर नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई है। लेकिन आंध्रा को भी उन्होंने जो 15,000 करोड़ का वादा किया है, वो कहा है कि वो पैसा अरेंज करने में, वो लोन फैसिलिटेट करने में केंद्र सरकार मदद करेगी, पैसा दिया नहीं उनको। तो अब ऐसे में चलते चंद्रबाबू नायडू की रिएक्शन क्या होगी, क्योंकि उनके पाले में तो पड़ा कुछ नहीं है। ना ही अभी तक वो शायद स्पीकर की मांग कर रहे थे, स्पीकर भी उन्होंने नहीं दिया। तो कब तक चंद्रबाबू नायडू ये बर्दाश्त करते रहेंगे, ये देखना होगा। फ्लड रिलीफ का जैसे इसको दिया, बिहार को दिया, आसाम को दिया, लेकिन बाकी फ्लड अफेक्टेड स्टेट्स को नहीं दिया। तो ये पूरा जो है, महाराष्ट्र फ्लड अफेक्टेड है, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटक है, ये सारे राज्यों को एक मतलब कुछ भी उनके लिए प्रावधान नहीं किया। तो ये केवल ये 2 स्टेट्स के लिए बजट बना, ऐसा इसमें दिखता है। दावे कितने भी कर ले, विकसित भारत की हालत क्या है हमें सभी को पता है। अगर ये विकसित का भारत का नारा चलता था तो ये 240 तक रुक नहीं जाते थे, और 240 भी फर्जी आंकड़ा है। मतलब कम से कम 80 सीटें तो उसमें 5 करोड़ वोट्स बढ़ाकर उन्होंने हासिल की है। तो ऐसी सूरत में नीति आयोग किस तरह से नीति रखेगा, खासकर इंडिया अलायंस की जो स्टेट्स है उनके बारे में, फंड एलोकेशन के बारे में। अब ये जो फाइनेंस कमीशन था, फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस की थी कि स्टेट्स को 41% देना चाहिए, वो हार्डली 29% दे रहे हैं। तो और ये जो पूरा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, एनडीए की, भाजपा की रूल की सरकारें, राज्य सरकारें, और इंडिया अलायंस की जितनी गवर्नमेंट्स है, स्टेट गवर्नमेंट्स, उनके साथ क्लियर कट भेदभाव वहां पर हो रहा है। आपने जो यूपी का भी कहा था, सुशांत जो है, जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाम से कई चैनलों पर, हिंदी चैनल्स पर जाते हैं, उन्होंने कल एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि 1 घंटे मेरी योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग हुई और अब याचना नहीं रण संग्राम होगा, ये उन्होंने ट्वीट किया। तो उनको उसके ऊपर किसी ने पूछा कि ये किसके साथ होगा, ये जो याचना नहीं रण संग्राम होगा ये किसके साथ होगा, तो उन्होंने वो ट्वीट ही डिलीट कर दी। तो इससे पता चलता है कि यूपी के बारे में भी उनका जो हो रहा है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो भी चीजें अमित शाह की तरफ से की जा रही है, मोदी की तरफ से की जा रही है, ये ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। महाराष्ट्र में नितिन गडकरी ऑलरेडी नाराज है, ये 2 जो है गुजरात की लीडर्स, इनसे संघ में अंदरूनी बहुत तनाव है इस सरकार को लेके। ऐसे चलते ये सरकार कब तक चलेगी ये पता नहीं। नीति आयोग जो मतलब प्लानिंग कमीशन हटाकर इन्होंने जो लाया,
और अभी मेक इन इंडिया का 5 ईयर प्लान बनाने जा रहे हैं। तो ये फिर से वो प्लानिंग कमीशन की तहत ही 5 साल का प्लान बनाने जा रहे हैं। ऐसे में फिर से ये देखना होगा कि ये क्या करेंगे, ये बाकी स्टेट्स के साथ किस तरह से इनका बर्ताव होगा। जैसे एम के स्टालिन ने कहा कि मैं बॉयकॉट करूंगा, क्योंकि इन्होंने बजट में तमिलनाडु को बॉयकॉट किया, तो वो बॉयकॉट करेंगे। तो ये डेफिनेटली इसकी बहुत बड़ी रिएक्शन आएगी। ये जो देश बांटने की बातें ममता बनर्जी ने भी जो की, वो सही है। देखिए, पाकिस्तान ने जो गलतियां की थी, धर्म के आधार पर देश का निर्माण करना और भाषा, लैंग्वेज की कंपल्शन करना, धर्म के आधार पर देश बना लिया, लेकिन भाषा के आधार पर वो टूट गया, बांग्लादेश बन गया अलग से। यहां भाजपा को ये दोनों गलतियां इकट्ठा करनी है। यहाँ इनको हिंदी भी सारे देश पर फोर्स करनी है। हिंदी, हिंदू, हिंदू, हिंदुस्तान, ये तो सावरकर की बहुत पुरानी स्लोगन, नारा रहा है। तो ये दोनों गलतियां एक बार फिर से यहाँ पर करना चाहते हैं। और जिस तरह से डिस्क्रिमिनेट करके अलग अलग राज्य बनाओ, इस राज्य का एक टुकड़ा कहीं निकालो, बंगाल का कहीं और कर दो, इससे ये इंटीग्रिटी रहने वाले नहीं है। ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है और इसका सम्मान करना चाहिए। यही गलती जी। हो रही है। लेकिन अब देखना होगा आगे चल के पूरा इंडिया अलायंस, विपक्ष भी इसका किस तरह से विरोध करता है। क्या आपको लग रहा है निरंजन जी के विपक्ष एक नैरेटिव ये बना पा रहा है कि ये दरअसल सेंटर वर्सेस स्टेट है, कि सेंटर जो है वो स्टेट की अनदेखी कर रहा है? आने वाले वक्त में हरियाणा में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है। महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी ये चुनाव हो सकता है और 10 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर तमाम माथापच्ची हो रही है बीजेपी के बीच में, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद ये एक उनको मौका है जब वो थोड़ी बहुत अपनी खोई हुई इज्जत को बचा सकते हैं उत्तर प्रदेश में, जो अयोध्या हार कर और काशी में 1.5 लाख पर सिमट कर उनकी चली गई और जितनी सीटें उन्होंने गंवाई। तो क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष ये नैरेटिव बना पा रहा है, और क्या आने वाले जो चुनाव हैं राज्यों के, उसमें ये मुद्दे अहम रहने वाले हैं? जी, मुझे लगता है कि विपक्ष डेफिनेटली ये नैरेटिव बना रहा है। सदन में भी, संसद के अंदर भी जो हमने देखा पिछले सत्र में भी और इस बजट के सत्र में भी जो देखने को मिल रहा है। देखिए, ओम बिरला मतलब लोकसभा के अध्यक्ष है या भाजपा के प्रवक्ता है, ऐसा सवाल आ रहा है। आज पहली बार, इतने 75 सालों में पहली बार लोकसभा के अध्यक्ष की इम्पार्शियलिटी पर सवाल है यहाँ। और ये जो राज्यों के साथ जिस तरह से बर्ताव हो रहा है, महाराष्ट्र, इस पूरे बजट में महाराष्ट्र को क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला है। सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन जिस स्टेट से होता है, उस स्टेट को उसका जीएसटी का जो कंट्रीब्यूशन वापस मिलना चाहिए, वो भी समय पर नहीं मिल पाता। इन्होंने, उद्धव ठाकरे की सरकार जब थी तब लगभग गला घोटने का काम किया था महाराष्ट्र की पूरी अर्थव्यवस्था को, किसी तरह से उससे निकल आए। लेकिन अभी जो भाजपा की सरकार है महाराष्ट्र में जो आई है, आपको यकीन नहीं होगा, 8 लाख करोड़ का कर्जा है महाराष्ट्र सरकार पे, और उसके ऊपर सालाना जो ब्याज है 66,000 करोड़ का, अगर पर सेकंड निकालेंगे तो हर सेकंड महाराष्ट्र के लोग 11,92,000 रुपए का ब्याज चुका रहे हैं हर सेकंड। ऐसी सूरत में महाराष्ट्र की इकोनॉमी जहां डैमेज की जा रही है, महाराष्ट्र से उद्योग उठाकर पूरे गुजरात में शिफ्ट किए जा रहे हैं, इसका महाराष्ट्र में भी असर होगा 100%। मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र में 288 से भाजपा 70 सीट भी जीत पाएगी। इतनी बुरी हालत महाराष्ट्र में आज उनकी है। एक सिंगल डिजिट पे रह गए, 23 थे भाजपा के, और एनडीए अलायंस के 42 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। इस बार 9 आए हैं भाजपा के। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है। और उसी को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ये आने वाले राज्यों की चुनाव तो हारने ही वाले हैं। हरियाणा में भी हारेंगे, महाराष्ट्र में 100% महाराष्ट्र में हारेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जम्मू कश्मीर में आपको चुनाव करने पड़ेंगे अगस्त तक। तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से अगर उन्होंने जम्मू कश्मीर में किए, तो लोकसभा में तो वो अपना कैंडिडेट भी वहां खड़ा नहीं कर पाए भाजपा। तो क्या हालत होने वाली है, ये क्लियर कट दिख रहा है उनका।
जी। जी। बिल्कुल, ज़ाहिर-सी बात है ये तमाम इश्यूज़ तो हैं ही, लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल ये उठ खड़ा होता है जब हम लोकसभा के इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद बदली हुई राजनीतिक तस्वीर को देखते हैं कि इसमें नरेंद्र मोदी कहाँ खड़े हुए हैं। वो 56 इंच की बात करते थे, वो छाती ठोक-ठोक के कहते थे एक अकेला सब पर भारी। अब अमित शाह संरक्षण माँगते हैं ओम बिरला से, प्रधानमंत्री ऑलमोस्ट रो जाते हैं रुंधीवी आवाज़ में, ऑलमोस्ट वो कहते हैं कि ढाई घंटे तक प्रधानमंत्री का गला घोटा गया। इस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं। वो हेडलाइंस में बने रहने के लिए स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो सुबह-शाम अब ये मास्टर स्ट्रोक है, अब ये कर दिया नरेंद्र मोदी ने, अब देखिए ये बड़ा फैसला ले लिया, अब वो बड़ा फैसला ले लिया। अभी आप देखें तो वो हेडलाइंस में बने रहने के लिए स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की जब हम बात करते हैं तो विपक्ष में होने के बावजूद भी तीसरी बार इनके प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि एक अलग तरीके के अति आत्मविश्वास अगर मैं पॉजिटिवली कहूँ तो उसमें वो नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का बदलता हुआ चेहरा, उनकी बदलती हुई पॉलिटिक्स, अभी भी वो कभी मोची से मिलते हैं, कभी कहीं जाकर मिलते हैं। इस सब में आप नरेंद्र मोदी को कहाँ खड़ा देख रहे हैं, उनकी सियासत को कितना बदलता हुआ देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है वो संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, अति पिछड़ों की, दलितों की इस राजनीति में हिंदुत्व का जो उनका लगातार जो नैरेटिव था, वो क्या पीछे छूट गया है? वो लगातार लाने की उनसे कोशिश कर रहे हैं, कांवड़ यात्रा इन सब के थ्रू, लेकिन वो कुछ चल नहीं पा रहा है। जी, अभी देखिए चलेगा भी नहीं, क्योंकि ऐसा हुआ है कि सबसे पहले तो ये पूरे जो संघ की अ, मानसिकता जो है आरएसएस की, वो एरोगेंस ऑफ इंफीरियरिटी की है। उनमें ये बहुत बड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि इस देश के आज़ादी के आंदोलन में हम कहीं नहीं थे और इस देश के निर्माण में भी हमारा कोई योगदान नहीं है। और उस इंफीरियरिटी की वजह से वो बहुत एरोगेंटली बिहेव करते हैं, जो नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल करते आए। अब पहली बार ऐसा हुआ है इस चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान, कि उनकी इंफीरियरिटी एक्सपोज हो गई है। अब लोगों को पता चल गया है कि ये बहुत ही इनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। मतलब जन्म को लेकर उन्होंने जो कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं और मुझे आई एम कन्विंस्ड कि भगवान ने मुझे भेजा है, तब से लोगों को ये ध्यान में आ गया है कि ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ आदमी है और उसकी वजह से वो एरोगेंटली बिहेव करता आ रहा है। जिसको वो उनकी हिम्मत समझते थे बात करने के तरीके को, उसको अब मतदाता को ये समझ में आया है कि ये हिम्मत नहीं है, ये वास्तव में डरा हुआ आदमी है और वो डर अपनी इंफीरियरिटी छुपाने के लिए ये एरोगेंटली बिहेव करता है। वो एरोगेंस है और उसकी अब वो टिकेगा नहीं, क्योंकि वो एक्सपो का है पूरी तरह से। ये जो आपने जो कहा, वो रोए जितनी बार नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल में रोए हैं, हर खुद की पीड़ा के लिए रोए हैं, हर बार अपनी पीड़ा बताने के लिए रोए हैं कि मेरा गला घोटा गया, मुझे ये किया गया, मुझे गालियां दी गई, मुझे मारेंगे, मैं बच गया वहां से। पंजाब में जो उन्होंने पूरा ड्रामा किया था, वो खुद की दूसरों की पीड़ा के लिए कभी भी उनके आंखों में आंसू नहीं आए हैं। 14 महीने से मणिपुर जल रहा है, 14 महीने से मणिपुर के लोगों का गला दबाया जा रहा है, उसके लिए नरेंद्र मोदी की आंखों में कभी आंसू नहीं आए। पिछले पार्लियामेंट में एक दिन में 150 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया, उनका गला घोटा गया, उनकी आवाज को घोटा गया और वो जितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे उन सभी का आवाज को घोटा गया था। तब इनके आंखों में आंसू नहीं आए थे, क्योंकि तब उनको वो न्याय संहिता लानी थी, इसलिए वो ये किया। तो ये ड्रामा अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। लोगों को पता है, ये समझ में आया है। हमने भी चुनाव के दौरान हर जगह जगह पर जाकर ये बात कही थी। 200 लाख करोड़ का कर्जा 10 सालों में लिया। पहले 2014 तक 54 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 254 लाख करोड़ का कर्जा है देश पर। और कहाँ खर्च हुआ पता ही नहीं है किसी को। टैक्स पे टैक्स तो हर एक को लगाए जा रहे हैं। जहां पर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, एग्रीकल्चर में जो सरकार की इन्वेस्टमेंट 2009 में 11% थी, आज वो घटकर 3.13% पे आई है। 48 लाख करोड़ का देश का बजट है और उसमें एग्रीकल्चर को दिया जा रहा है 1,52,000 करोड़, जो सबसे
बड़ी मात्रा में मतदाता है इस देश का। इतना इग्नोर लोगों को किया है, इतना एक्सप्लॉइटेशन किया हुआ है, इतना शोषण किया है हर वर्ग का, फ्रॉम कल्चर टू एग्रीकल्चर, हर जगह पे इतना शोषण हुआ है कि अब वो कॉन्फिडेंस उनमें रहा नहीं है। और आपने जैसे कहा राहुल गांधी की या इंडिया अलायंस के नेताओं की, अखिलेश यादव हो, महुआ मोइत्रा हो, बाकी सारे नेता, महाराष्ट्र से वर्षा गायकवाड़ ने बेहद सुंदर भाषण लोकसभा में दिया था, प्रणीति शिंदे ने दिया था। तो ये इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है क्योंकि उनको ये समझ में आया है कि अब इन लोगों की इंफीरियरिटी एक्सपोज हो चुकी है और उसकी वजह से इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। तो और ये एग्रेसिव होते जाएंगे। जिस राहुल गांधी का घर छीना था, आज उससे 3 गुना बड़ा बंगला उनको देना पड़ा ना। आज ही के दिन अलॉटमेंट उनको करनी पड़ी। बहुत जोर शोर से उनका बंगला छीनने की बात कर रहे थे और 24 घंटे के भीतर छीन भी लिया था। लेकिन हुआ क्या? तो ये होगा और इस बार मुझे ये यकीन है बहुत ताकत के साथ पलटवार इनके ऊपर होगा। जी, क्या आपको लग रहा है आने वाले जो विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट हैं, ये बहुत कुछ केंद्र में बदलने जा रहे हैं? क्या उसके बाद टीडीपी और जेडीयू कोई बड़े फैसले ले सकते हैं? क्या वो किसी सही वक्त के इंतजार में है? क्योंकि अगर हम नीतीश कुमार की भी बात करते हैं, तो वो खैर कभी-कभी तो बहुत अजीब तरीके से बिहेव करते, लगता है कि शायद उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। कुछ लोगों ने इस तरह के सवाल उठाए। उसके अलावा कभी जो वो पैर छू लेते हैं या कभी कुछ अलग तरह की हरकतें करते हुए वो नज़र आते हैं। क्या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार भी इस पूरी राजनीति से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं? उन्होंने देखा है नरेंद्र मोदी के साथ रहकर कि कैसे उन्होंने तमाम दलों को लगभग खत्म कर दिया, जो उनके साथ थे अब तक, चाहे वो शिवसेना की बात करें और तमाम दलों की, मुझे यहाँ नाम लेने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट अगर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं आते, जिसकी बहुत ज्यादा उम्मीद है या आशंका है, तो आपको लगता है कि बहुत कुछ बदल जाएगा केंद्र की इस राजनीति में? जी देखिए, ये जो नीतीश कुमार का आपने जो कहा है कि हाँ, उनकी फिजिकल कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा। लेकिन आपको याद होगा 2002 जब हुआ गोधरा, तब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे और उसका पूरा रेलवे मंत्रालय का जो उसका इन्वेस्टिगेशन था, उस पूरी रिपोर्ट को नीतीश कुमार ने दबा के रखा था। तो नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का 2002 में भी साथ दिया था और नीतीश कुमार अभी भी उनके साथ रहेंगे। लेकिन भाजपा खुद इतनी असुरक्षित हो गई है कि वो नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ेंगे। जिस तरह से वो मतलब निगलते आते हैं, अपने अलायंस पार्टनर को ही निगल जाते हैं, जैसे बीजेडी को उन्होंने किया उड़ीसा में, या महाराष्ट्र में शिवसेना को किया, वैसा ही वो नीतीश कुमार के साथ भी करेंगे। और वो जब होने होने वाला होगा, तब शायद तेलुगु देशम भी यहाँ से हट जाए और नीतीश कुमार की पार्टी जितनी टूटेगी उतनी टूटेगी, लेकिन जितनी बचेगी वो इंडिया अलायंस के साथ आएगी। और लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर तो उनके साथ है। तो इस तरह की कोई भी गैरकानूनी चीज वो जब करेंगे तो स्पीकर का तो उनको पूरा साथ मिलेगा। लेकिन ये जरूर होगा कि ऐसा जब भी कोई प्रयास होगा तो बाकी अलायंस में जितने लोग हैं वो भाजपा से दूर चले जाएंगे। विपक्ष की भूमिका को इस सब में आप कहाँ देख रहे हैं? विपक्ष में सबसे पहले मैं बात राहुल गांधी की करूंगी। राहुल गांधी जिस तरह से एक एंग्री यंग मैन की भूमिका में हमें नजर आते हैं, हर चीज को वो, हर मुद्दे को हेड ऑन लेते हैं। जो उनका पूरा भाषण एक डेब्यू भाषण था उनका नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, वो जाहिर सी बात है कि वो बहुत बेहतरीन भाषण था, उसको बहुत लंबे वक्त तक याद किया जाएगा। और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे नेता हैं जिनके बहुत अच्छे भाषण रहे, लेकिन शायद सारी लाइमलाइट हम, मैं कह सकती हूँ कि स्पेशल सत्र में तो कम से कम राहुल गांधी ले गए। और उसके बाद लगातार वो जो जिन हेडलाइंस में नरेंद्र मोदी बने रहना चाहते हैं, मैं जिस तरह की नहीं कह रही, जिन हेडलाइंस में बने रहना चाहते हैं, उन तमाम हेडलाइंस का हिस्सा राहुल गांधी के हक में जाता हुआ नजर आ रहा है। इस बदलती सियासत को आप कैसे देख रहे हैं? अगर ऐसा होता है जेडीयू को तोड़ा जाए या टीडीपी को लगे कि अब इनके साथ रहना बिल्कुल असहज हो गया है, हमारे पास पर्याप्त नंबर हैं, हम बीजेपी पर डिपेंडेंट नहीं है और ये सब कुछ जो दिया जा रहा है इससे ज्यादा तो हमें इंडिया में मिल जाएगा,
तो तब आप विपक्ष की भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या आपको लग रहा है बहुत हाई मॉरल ग्राउंड्स अभी विपक्ष ने लिए हुए हैं इंडिया गठबंधन ने, या फिर वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं? जी, मुझे लगता है कि वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ हाई मॉरल ग्राउंड की बात नहीं है, वो तो है ही उन्होंने लिया हुआ, लेकिन ऐसा मौका भी आना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी को, आपको याद होगा 1989 में राजीव गांधी मतलब सरकार बहुमत खो चुके थे लोकसभा चुनाव में, और 194 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजीव गांधी कांग्रेस के उस वक्त थे। फिर भी उन्होंने सत्ता बनाने का दावा नहीं पेश किया था। उन्होंने कहा था 414 से 194 पे आया हूं, तो ये मैंडेट है हमारे खिलाफ गया हुआ, तो वी विल नॉट फॉर्म अ गवर्नमेंट डिस्पाइट बिकमिंग द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। तो उसी मॉरल ग्राउंड पर इंडिया अलायंस अभी है। लेकिन अगर ऐसी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि बीजेपी अपने ही अलायंस पार्टनर को निगलने की कोशिश करती है और उसमें एनडीए अगर टूट जाती है, तो डेफिनेटली इंडिया अलायंस गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। क्योंकि और करना भी चाहिए, क्योंकि ये जो पूरी परिस्थिति पूरे देश में बना के रखी है, इसका इलाज तो होना ही चाहिए, और वो जिम्मेदारी इंडिया अलायंस को उस वक्त उठानी ही जरूरी, मतलब बहुत जरूरी है। राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी बहुत इवॉल्व हुए हैं पिछले 10 सालों में, ये सभी ने देखा है। उनके पहले के इंटरव्यूज कैसे आते थे, आज कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो हर मुद्दा उठा रहे हैं, ये सब यहाँ पर देख रहे हैं। भाजपा इनफैक्ट अभी पिछले मतलब लोकसभा चुनाव से लेके अभी तक राह देख रहा है कि कहीं विपक्ष की तरफ से कुछ गलती ना हो जाए। अगर थोड़ी सी गलती हो जाती है तो उसी के ऊपर ये पूरा कोहराम मचाएंगे और देश भर, लेकिन वो मौका दिया नहीं है, एक भी मौका उस किस्म का इंडिया अलायंस के किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, इनसाइड द हाउस आउटसाइड द हाउस, कहीं भी वो मौका दिया नहीं है। और राहुल गांधी की तो रादर ये गांधी फैमिली की एक खूबी है कि लोगों के साथ वो जो कनेक्ट बनाते हैं, तो उस पर लोगों का विश्वास बन जाता है, और उसी कोर स्ट्रेंथ को वो पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कोई, आज आज एक मोची की जगह पर बैठे वहां, मुझे किसी ने वो फोटो भी भेजा था, नरेंद्र मोदी भी एक मोची को मिलने गए थे, एक सेट था, पूरा बनाया हुआ सेट था, और उस वहां पर झुककर उससे कुछ बात कर रहे थे। और यहाँ हमने जो देखा है, ये बहुत, ये जो नेचुरल इंटरेक्शंस है लोगों के साथ उनकी, और कहते कम सुनते ज्यादा है, ये भी बहुत बड़ा फर्क है। लोगों को इस बात से बहुत अच्छा लगता है, दिलासा मिलता है कि नहीं, मेरी बात वो सुन रहे थे, मेरी दिक्कतें, मेरी समस्याएं, मेरे समाधान के बारे में वो सोच रहे थे, वो सुन रहे थे। ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और डेफिनेटली वो बहुत एग्रेसिवली करेंगे। हमने देखा है पिछले 10 सालों में वही एकमात्र नेता थे जो खुलकर संघ का नाम लेकर उसके बारे में बोल रहे थे। आज ये जो जो कुछ चीजें हो रही है, मतलब मुझे कभी कभी तो इतना बुरा लगता है। अब संघ को परमिशन दी जा रही है गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाने, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को परमिशन दी जा रही है, मतलब इसका मतलब यह निकलता है कि सरदार पटेल के बारे में आपके मन में रत्ती भर भी इज्जत नहीं है, जिन्होंने सबसे पहले 4 फरवरी 1948 को संघ के ऊपर बैन लाया था। तो रत्ती भर भी उनके बारे में मन में इज्जत नहीं है। संविधान हत्या दिन 25 जून को उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, हत्या दिन। आप संविधान बचाओ दिन कह सकते हो, हत्या दिन आप कोई हत्यारा ही इस तरह का नाम सोच सकता है। और कौन कह रहा है इमरजेंसी के बारे में? जिस आरएसएस के प्रमुख बाला साहब देवरस ने 6 खत लिखे थे इंदिरा गांधी को और महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर को कि हमें माफ कर दो, हम सपोर्ट करेंगे इमरजेंसी को, जयप्रकाश नारायण का और हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है, मेरे पास वो खत है, और उन्होंने तो अपनी ही किताब में पब्लिश किए है। इनको तो कोई मॉरल राइट ही नहीं है इमरजेंसी के बारे में बोलने का। पिछले 10 साल हर दिन कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों ने संविधान की हत्या की है, ये दशक रहा है पूरा। अब ये सारी बातें
लोगों को समझ में आती है और उसको बहुत अच्छी तरह से एग्रेसिवली राहुल गांधी और पूरा विपक्ष ये अच्छी तरह से कर रहा है, कोई गलती उसमें हो नहीं रही है। और डेफिनेटली इसके चलते मुझे नहीं लगता भाजपा के ज्यादा दिन बचे हैं और नरेंद्र मोदी का पूरा कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। मतलब जिस तरह से लोकसभा में हमने देखा कि राहुल गांधी के भाषण में उठकर उन्होंने कुछ कहने की बात की और जिस तरह से राहुल गांधी ने एक सेकंड में उसका पलटकर जवाब दिया हिंदू के बारे में, तो उनका जो चेहरा, उनकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज सदन में दिख रही थी, वो कॉन्फिडेंस खोए हुए आदमी की बॉडी लैंग्वेज थी। अब तक ये सवाल पूछे जाते रहे थे निरंजन जी कि इफ नॉट मोदी देन हु। हालांकि लोकतंत्र में बहुत ही बेमानी और बोगस और सवाल है ये, लेकिन आपको पता है एक पूरा का पूरा मीडिया है जो कदमों में बैठा हुआ है, जो गुलामी कर रहा है, और उसी मीडिया के जरिए नरेंद्र मोदी जैसे चेहरे के आसपास वो आडंबर, वो तमाम उपमाएं जो हैं वो गढ़ी जाती हैं और उनकी जरिए ये कहा गया कि इफ नॉट मोदी देन हु। पर अब सवाल उल्टा हो गया है। सवाल अब बीजेपी के अंदर ये है कि नरेंद्र मोदी नहीं तो फिर कौन भारतीय जनता पार्टी में। क्या आपको लग रहा है कि इसी रस्साकशी, इसी टसल में फिलहाल पूरी बीजेपी और संघ लगा हुआ है? क्या उत्तर प्रदेश और जो दिल्ली के बीच में चल रहा है ये उसकी एक वानगी है? और क्या अब आरएसएस भी नरेंद्र मोदी से पीछा छुड़ाना चाहता है? क्योंकि अगर जेपी नड्डा ये कह दें कि भाई अब बीजेपी बाले हो गई है और अब जरूरत नहीं है संघ की, तो संघ को तो ये बात पसंद नहीं आएगी। संघ को भी मोदी की तरह ही वो लीडर्स चाहिए होते हैं जो उनकी जी हुजूरी करें, जो उनके सामने झुके, जो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नहीं किया। तो क्या आपको लग रहा है कि कि अब ये विकल्प एक तरह से ढूंढा जा रहा है? और अगर ढूंढा जा रहा है तो फिर वो कौन हो सकता है? और दिल्ली की और जो उत्तर प्रदेश की जो जंग चल रही है पूरी, क्या आपको लग रहा है योगी इसमें हार जाएंगे? क्या संघ ये होने देगा? मुझे नहीं लगता योगी हारेंगे इनसे, क्योंकि ये जो कर सकते हैं वो सब योगी भी कर सकते हैं। जितनी खराब चीजें नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर सकते हैं, उतनी खराब चीजें वो भी कर सकते हैं। और मैं तो ये सोचता भी नहीं हूं कि नरेंद्र मोदी नहीं तो बीजेपी के भीतर से और दूसरा और कौन होना चाहिए। बीजेपी होनी ही नहीं चाहिए, ये मेरी सोच है किसी भी हालत में। हमारे यहाँ भी महाराष्ट्र में होता है कि गडकरी का नाम लाया जाता है। गडकरी को मौका नहीं मिला है इतने बहुमत के साथ सरकार बनाने का, जिस जिस बहुमत से मोदी की पिछली 2 गवर्नमेंट्स रही है। नहीं तो वो भी उतना ही खराब काम करके दिखाएंगे जितना नरेंद्र मोदी ने किया है, क्योंकि बेसिक स्कूल ऑफ थॉट उनका जो है। सी, मोदी और अमित शाह आर द सिम्टम्स, दे आर नॉट द डिसीज। और लोगों ने सिम्टम्स के ट्रीटमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, डिसीज के बारे में सोचना चाहिए जो नागपुर में है। तो किसी भी सूरत में वो जरूर ये कोशिश, और ये उनकी मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये बाला साहब देवरा, सॉरी, गोलवलकर को ये खत लिखा था और उन्होंने कहा था कि हमारी नीतियों के बारे में जितना विरोध होगा, हो सकता है वो हमारे ही किसी फैक्शन की द्वारा रेज करना चाहिए, ताकि हमारे विरोध का डिस्कशन पूरा हमारे ही प्रीमाइसेस में रहे। और जब भी संघ के प्रमुख इसको आदेश देंगे, सीटी बजाएंगे, तब सब संघदक्ष की पोजीशन में खड़े हो जाएंगे और वो विवाद बंद हो जाएगा। तो विपक्ष को, दूसरों को मौका ही मिलना नहीं चाहिए हमारे खिलाफ बोलने का। हम ही भीतर से आवाज उठाते रहेंगे हम लोगों के बीच में, ताकि वो उसका दायरा पूरा विरोध का हमारे भीतर रहे। तो मैं ये सोचता ही नहीं हूं कभी कि नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा भाजपा का कौन आना चाहिए। भाजपा का कोई भी आना नहीं चाहिए। वो भले उनके भीतर मतलब कितनी भी खींचतान हो, लेकिन वो उसका विरोध का दायरा संघ के प्रीमाइसेस में ही रहेगा। वही सबसे बड़ा खतरा है और इसीलिए किसी भी सूरत में उनके बारे में नहीं सोचना है। ऐसा भी बहुत लोग कहा करते थे ना कि नरेंद्र मोदी नहीं तो क्या राहुल गांधी। तो डेफिनेटली मैं कहूंगा, डेफिनेटली ऐसी सूरत में राहुल गांधी ही उसका ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि देख, बीमारी का पर्याय नहीं शोधा जाता, बीमारी पर इलाज शोधा जाता है, नरेंद्र मोदी ढूंढा जाता है। नरेंद्र मोदी बीमारी है,
तो हम उसका इलाज ढूंढेंगे, उसका पर्याय नहीं। बहुत गंभीर बात आप यहाँ पर कह रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इस पर आपत्ति भी हो सकती है। लेकिन ये आपकी आपकी सोच है जो आपने यहाँ पर रखी है। आखिरी सवाल मेरा आपसे कि आपको क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने उसी हिंदुत्व की राजनीति, उसी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत ही चुनाव लड़ेगी या फिर विपक्ष के दबाव में वो संविधान, लोकतंत्र, दलितों का हित, इन सब की बात वो करती हुई नजर आएगी? क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है कि विपक्ष का क्या इतना दबाव है या फिर उसको लगता है, हालांकि अभी हमने ये भी देखा कि विपक्ष नैरेटिव सेट करता हुआ नजर आया पूरे लोकसभा के चुनाव में, और अभी भी, और बीजेपी सिर्फ जवाब देती हुई नजर आ रही है। अभी ये बदल गया है पूरे तरीके से, लेकिन फिर भी आने वाले चुनाव में क्या आपको लग रहा है कुछ बदलेगा? क्योंकि हरियाणा में अमित शाह का एक बयान में सुन रही थी, वहां अभी मैं उसको मैं यही कहूंगी कि वो इलेक्शन से पहले की उनकी एक तरह से घोषणा थी। उसकी शुरुआत वो कर रहे थे वहां पर। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण खत्म किया जाएगा, हम वहां पर आए। हालांकि हरियाणा में सिर्फ 7% के आसपास सिर्फ मुसलमान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर उन्हें मुसलमानों की ही सियासत करनी है। जाट वर्सेस नॉन जाट करेंगे, कुकी वर्सेस मैतेई करेंगे, मतलब जहां भी पॉसिबिलिटी हो दो समुदायों को बांटना है और वैसी ही सियासत करनी है। आने वाले चुनाव में क्या लग रहा है आपको? विपक्ष के मुद्दे हावी होते हुए आपको नजर आएंगे या फिर बीजेपी अपने उसी सेट नैरेटिव पर ही चलेगी, क्योंकि इसके अलावा उसे कुछ और आता ही नहीं है, क्योंकि कुछ और बात करेगी तो लोग उससे जवाबदेही तय करेंगे उसकी। नहीं, देखिए, उनका शाखाओं में उनका प्रोग्रामिंग ही वैसे हुआ है हम्म। कि नफरत के आधार पर ही उनका प्रोग्रामिंग किया हुआ है, तो वो वही करते रहेंगे। महाराष्ट्र में अभी आपको पता होगा, कुछ दिन पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के एक फोर्ट के पास गाजापुर नाम का गांव है, वहां पर एक दंगा करवाया गया। वहां पर एक मॉस्क के ऊपर, दरगाह के ऊपर अटैक किया गया। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के रहते हुए उन्होंने कभी भी उस दरगाह पर हमला नहीं किया था। उनके वक्त भी वो था, 400 साल पहले भी वो दरगाह वहीं पे था। उस वक्त उन्होंने कभी हमला नहीं किया था, लेकिन अभी इन लोगों ने उसके ऊपर हमला कर कर वहां का माहौल खराब करने की कोशिश की। तो ये वैसा ही करते रहेंगे। ये बिल्कुल बदलने या सुधरने वाले है ही नहीं। कोई मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है उसमें, क्योंकि उनका पूरा एजेंडा, पूरी उनकी सोच इसी तरह से प्रोग्राम हुई है कि नफरत के आधार पर ही उनका उनको खेती करनी है उनकी। तो वो वैसा ही करता रहेंगे, चाहे वो जात हो, धर्म हो, पंथ हो, जेंडर हो, गरीब अमीर हो, एजुकेटेड अनएजुकेटेड हो। अभी जो नई कैटेगरी पिछले 10 साल से लाई है, टैक्स पेयर नॉन टैक्स पेयर, ये हर चीज के आधार पर इस तरह से भेद लोगों के बीच में करते ही रहेंगे। वही डिवाइसिव एजेंडा उनका रहा है और वही रहेगा। और इसकी वजह से विपक्ष का नैरेटिव और ज्यादा मजबूत होता जाएगा। क्या समाज और देश में बदलाव देख रहे हैं? जो खाई बनाई गई थी, क्या उसको पटता हुआ देख रहे हैं आप? क्या आपको लग रहा है कि क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया, विकास का सिर्फ नारा दिया, लेकिन लोगों की थाली में खाना नहीं है, उनके पास नौकरियां नहीं है, धर्म की अफीम भी तब तक ही सूंघी जाती है या चाटी जाती है चाशनी उसकी, जब तक आपका पेट भरा हुआ हो। अगर थाली खाली है, नौकरियां नहीं है, अग्निवीर बनाए जा रहे हैं, और फिर नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि भाई सेना ने कहा था इसलिए हमने ये इस तरह की योजना लेकर आए, लेकिन जाहिर सी बात है कांग्रेस ने इसको लेकर विरोध किया है कि झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। तो क्या आपको लगा कि इस लोकसभा के इलेक्शन में जो खाई बनाई गई थी 10 साल में, क्या उसको पटते हुए देखा, या आप ये सिर्फ एक फौरी चेंज देख रहे हैं? मतलब ये हाल का सिर्फ चेंज है कुछ दिनों के लिए। अगर ये कुछ इस तरह की चीजें कर दें कि भाई लोगों को कुछ नौकरियां, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दें, लोगों महंगाई थोड़ी कम कर दें, पेट्रोल डीजल के काम कम कर दें, तो फिर लोगों को इस तरह की राजनीति से कोई फिर गुरेज नहीं है। जी, देखिए, उनका परफॉर्मेंस तो जैसे मैंने कहा, कल्चर टू एग्रीकल्चर, सब जगह पे फेल्योर है, कंप्लीट डिजास्टर है इनफैक्ट। तो उसके आधार पर तो ये लोगों के सामने, लोगों के बीच में जा ही नहीं सकते हैं परफॉर्मेंस के आधार पर। मतलब 15 दिनों में 10 पुल गिरते हैं, परीक्षा से लेके मंदिर तक सब जगह लीकेज है। अयोध्या का मंदिर जो बनाया वहां भी लीकेज है। तो
हर जगह पर इनका परफॉर्मेंस खराब रहा है, तो परफॉर्मेंस के आधार पर ये लोगों के बीच में जा ही नहीं सकते हैं। ये सिर्फ इस तरह के डिवाइसिव एजेंडास को लेकर ही लोगों के बीच में जा सकते हैं और जाएंगे, क्योंकि वही उनका ओरिजिनल एजेंडा रहा है। लेकिन जब लोगों को ये ध्यान में आया कि परफॉर्मेंस कहीं भी नहीं है, तो लोगों ने इनके खिलाफ वोट किया। इंडिया अलायंस को भी अच्छे वोट, नंबर ऑफ सीट्स आए, 230 के आसपास आज विपक्ष की संख्या है सदन के भीतर। तो ऐसी सूरत में, हाँ जी, सॉरी, नहीं, 234 मिले थे, फिर उसके बाद नंबर उनका हाँ, और बढ़ भी गया है इंडिया और बढ़ गया। हाँ, तो 234 के आसपास इनके नंबर आए थे। देखिए, ये जो नफरत फैला कर रखी है, इसकी जो मतलब ये जो पूरा जहर फैला कर रखा है, इसको निकालने में बहुत टाइम लगेगा। भाजपा के खिलाफ जो लोगों ने अभी वोट किया होगा, ज्यादातर उसके कारण अगर इकोनॉमिकल है, तो इकोनॉमिकल ग्रोथ होने के बाद वो दोबारा उस तरह से नफरती सोच पाल सकते हैं। लेकिन जड़ से बेसिकली वो उस नफरत को हटाना, जी, मतलब जैसे मैं कहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि सीख, मतलब पढ़ो, शिक्षा प्राप्त करो, संगठित बनो और संघर्ष करो। आज भाजपा इन तीनों मूल्यों के ऊपर हमला कर रही है। संगठित होने के खिलाफ ये यूएपीए ला रहे हैं और अलग अलग न्याय संहिता ला रहे हैं, तो हर हर जगह पर इनका हमला हो रहा है। ऐसी सूरत में जितनी शिद्दत के साथ विपक्ष लोगों के बीच में फैली हुई इस नफरत को कम करने की कोशिश करेंगे, और जितनी ताकत के साथ हमारे जैसे आम लोग इसके बारे में कोशिश करेंगे, उतना वो मुमकिन होता जाएगा। जो पूरा मतलब अभी वो कांवड़ यात्रा के बीच में उन्होंने जो कुछ किया, नाम लगाओ सारे ठेले वालों को, मुसलमानों को नाम लिखने पड़ेंगे, कर्मचारियों के नाम वहां पर देने पड़ेंगे वगैरह, ये कभी सोचा भी नहीं था कि ये इस देश में होगा। मतलब 72% बीफ एक्सपोर्टर्स ये जैन है। उनको कहते हो कभी कि नाम लगाओ अपना, भले वो अल कबीर हो, अल दुआ हो, और अलग अलग नाम की कंपनीज है उनकी, संगीत सोम की है अल दुआ, तो कभी नाम लगाया है? लेकिन कोई राम के नाम पर अगर कोई होटल चला रहा है, तो लेकिन चलाने वाले का नाम, ओनर जो है वो अगर मुस्लिम है, तो इसको क्या हक है ये करने का? अगर उसको अगर हक नहीं है, तो आपको अल कबीर नाम से बीफ एक्सपोर्ट करने की इजाजत किसने दी? तो लेकिन ये नफरत हटाने के लिए लोगों को ही आगे आकर काम करना पड़ेगा। हर बार मतलब नफरत हटाने के लिए गांधी ही कोई आना चाहिए, उसकी ही राह देखनी है, ऐसा तो नहीं चलेगा। हमारी भी जिम्मेदारी है, आम नागरिक की तरह हमारी जिम्मेदारी है, हमको वो निभानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, डटकर इनके सामने इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, लोग मुझे बोलते, धमकी भी देते कि तेरा यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे। तो बोला बंद करना है तो बंद कर दो, मैं पेड़ पे चढ़कर चिल्ला 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 कर बोलूंगा। बोलना कैसे बंद करोगे? देखा, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, लेकिन कुछ नहीं सोचने पर या कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर ही जाता है। तो मैं तो बोलूंगा, तो और ये हर एक को जिम्मेदारी उठानी होगी। बिल्कुल आपने सही कहा, जिंदा है तो जिंदा दिखना जरूरी है। और ये लोकतंत्र में, लोकतंत्र का ये तकाजा है, लोकतंत्र की में आपको आपका संविधान आपको ये इजाजत देता है कि आप अपनी बात को संविधान के दायरे में रहकर आप तमाम बातें अपनी रख सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, हर तरीके से उसकी इजाजत आपको संविधान देता है। तो फिर ये सरकारें, ये नेता कौन होते हैं हम जैसे लोगों की, पत्रकारों की जबान को बंद करने वाले? बहुत कोशिशें सबके साथ होती हैं, लेकिन बोलना है और डटकर बोलना है। ये आपने बात यहाँ पर जो कही वो हम सबके लिए भी है, क्योंकि हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि एक ऐसे नेता, राहुल गांधी की बात बार बार इसलिए निकलती है क्योंकि लोगों को लगता है कि हम शायद चापलूसी कर रहे हैं, लेकिन उस नेता की बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि एक ऐसे वक्त में
जब कोई मुसलमान शब्द लेने की के जबान पर नहीं ला रहा था, या फिर सिर्फ एक तरह की राजनीति का बोलबाला था, उस वक्त में अगर कोई ये कहे कि मोहब्बत की दुकान चलानी है, नफरत की दुकान को बंद करना है, इसको लेकर अगर कोई यात्रा करे तो उसकी हर वक्त पीठ थपथपाई जानी चाहिए और तारीफ भी करनी चाहिए, उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए अपने अल्फाज में। ये मेरा मानना है और ऐसा होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन जी, मेरे पास अभी बहुत थैंक सवाल यू। है आपके लिए एंड वी कैन गो ऑन एंड ऑन, बट कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करना होगा। जी, अगली बार फिर आपसे किसी और मुद्दे पर आपसे चर्चा होगी, लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा दर्शकों को भी अच्छा लगेगा आपको सुन के। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू। और शुक्रिया आप थैंक यू। तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।